नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 73 को। यह आपकी 25 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट रहेगा। अब तक हम 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा उसको हम रिकैप्चुलेट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का उसमें हमने समझा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति जो प्यार होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, जो समर्पण का भाव होता है, जो एक होने का भाव होता है, वो राष्ट्रवाद है। या जब भी हम तिरंगे को देखते हैं तो जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो राष्ट्रवाद है। या जब भी हम राष्ट्रगान को सुनते हैं तो उस वक्त जो जोश पैदा होता है वो राष्ट्रवाद है। साथ ही साथ हमने उसी वर्कशीट में बात की थी कि राष्ट्रवाद के विकास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध है उसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े थे। उसके बाद जो सेकंड वर्कशीट थी उसमें हमने गांधी जी की बात की थी, गांधी जी के सत्याग्रह की बात की थी और गांधी जी के तीनों शुरुआती आंदोलनों की बात की थी जो एक के बाद एक सक्सेसफुल रहे थे, यानी कि गांधी जी पूरे एक्शन में थे सेकंड वर्कशीट में। उसके बाद थर्ड वर्कशीट में अंग्रेज गांधी जी के एक्शन के बाद रिएक्शन में थे। अब गांधी जी के एक्शन के बाद क्या हो रहा था, देश में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, लोग गांधी जी के साथ जुड़ते जा रहे थे, लोगों में एक भाव पैदा हो गया था कि अंग्रेजों को निकालना है और निकाला जा सकता है। अब अंग्रेजों ने उसको रोकने के लिए रोलेट एक्ट लेकर के आए थे, जिसकी बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी। रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया, कैसे किया गया और उसका रिएक्शन क्या हुआ, जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसकी हमने बात पिछली वर्कशीट में की थी। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 महत्वपूर्ण और 2 बड़े आंदोलनों को जो गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिनकी या फिर जिनकी शुरुआत की गई थी भारतीय कम्युनिटी के द्वारा। ये एक तरीके से देशव्यापी आंदोलन थे। तो सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन को समझेंगे और उसके बाद हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। तो आज की वर्कशीट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। हालांकि रोलेट सत्याग्रह की अगर बात करें, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था क्योंकि पूरे देश में ही उस कानून का विरोध किया गया था। लेकिन ये जो आंदोलन था मुख्य तौर पे उसकी एक कमी कह लीजिए कि वो शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। अब गांधी जी चाहते थे कि पूरे देश के जो लोग हैं वो एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था या गांधी जी के अनुसार कि ये जो अंग्रेज है वो भारत में इसलिए अड़े हुए हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर शासन करें क्योंकि हम उनका सहयोग करें। अगर हम सभी उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी पूरे भारत में ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि खिलाफत का लाभ उठा करके दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। यानी कि खिलाफत आंदोलन हुआ था जो उतने बड़े लेवल का आंदोलन नहीं था, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया और एक बड़ा व्यापक आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हो, उसकी शुरुआत करने का एक प्लानिंग बनाते हैं। तो हम सबसे पहले खिलाफत आंदोलन को समझेंगे कि यह खिलाफत आंदोलन था क्या। जो खिलाफत आंदोलन था उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी ये थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो उसमें ऑटोमन जो टर्की है उसकी हार होती है। ठीक, अब हार के बाद एक अफवाह फैल जाती है। क्या अफवाह फैल जाती है कि जो इस्लामिक विश्व के इस्लामिक दुनिया के जो आध्यात्मिक नेता खलीफा कौन थे, कि उस वक्त जो तुर्की के सुल्तान थे उन्हें इस्लामिक दुनिया का खलीफा माना जाता था। खलीफा का मतलब धार्मिक, सबसे बड़ा धार्मिक नेता है वो माना जाता था। और ये अफवाह फैल जाती है कि जो तुर्की के सुल्तान हैं उस पर एक बहुत सख्त संधि थोप दी गई और अफवाह ये फैल जाती है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। क्या होता है, दोबारा से समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जो तुर्की जिसके साथ हार होती है, तुर्की की हार होती है, तो उसके साथ एक संधि की जाती है। साथ ही साथ एक अफवाह फैल जाती है कि तुर्की के सुल्तान के साथ, तुर्की के सुल्तान कौन थे, कि उनको उस वक्त मुस्लिम जगत का खलीफा यानी कि सबसे बड़ा धार्मिक नेता माना जाता था। तो ये अफवाह फैल जाती है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। तो खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए यानी कि उनकी सहायता के लिए और उनके पक्ष में कह लीजिए, उनके पक्ष में और अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ
1919 में, मार्च 1919 में मुंबई, जो उस वक्त बम्बई था, उसमें एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। यानी कि एक डिसीजन लिया गया कि जो तुर्की के सुल्तान है, खलीफा है, उनके समर्थन में, और दूसरा अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां, उसके विरोध में हम एक आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के लिए, खिलाफत करने के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया। और इस समिति के जो नेता थे, या इस आंदोलन के जो नेता थे, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि अली बंधु थे। इसके साथ साथ कई मुस्लिम युवा नेता थे, उन्होंने भी इस पर जो संयुक्त जन कार्रवाई है उसकी संभावना तलाशने के लिए गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी कि क्यों ना हम एक देशव्यापी आंदोलन करें, क्योंकि अगर हम देशव्यापी आंदोलन करते हैं तो अंग्रेजों के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव अगर पड़ता है तो जैसा कि बात चल रही थी कि जो दुर्व्यवहार किया गया या उनकी शक्तियां छीनने का प्रयास किया गया, वो शक्तियां नहीं छीनी जाएगी। तो सितंबर 1920 में कोलकाता के, यानी कि कलकत्ता जो उस वक्त था, अब कोलकाता के अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं की इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यानी अभी यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ तो हमें समझना खिलाफत आंदोलन कि उसके कारण क्या थे। ये आपके लिए 2 मार्कर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि खिलाफत आंदोलन क्या था या उसके उद्देश्य क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है, और तुर्की के जो उस वक्त सुल्तान थे वो मुस्लिम जगत के खलीफा, यानी कि सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते थे। तो एक अफवाह फैल जाती है कि उनके साथ मिसबिहेव, दुर्व्यवहार किया गया, और उनके समर्थन में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भारतीय जो मुस्लिम जगत है, उन्होंने बम्बई से एक आंदोलन की शुरुआत की। कब की? मार्च 1919 में एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन को बोलते हैं हम खिलाफत आंदोलन। ओके, कारण समझ में आ गया ना। अब उसी आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय समाज का एक हिस्सा अगर आंदोलन करें तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और दूसरा, और भी बहुत सारे कारण थे। क्या कारण थे? इसके उद्देश्य क्या थे असहयोग आंदोलन की? तो असहयोग जो आंदोलन है उसके कई सारे उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था वो था खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना। ओके, तुरंत का, तत्काल का जो उद्देश्य था कि उसको हमें समर्थन देना, इसलिए हमें एक आंदोलन चाहिए जो पूरे देश में फैलाओ। दूसरा उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता की स्थापना करने के लिए। गांधी जी को लग रहा था कि देश को अगर हमें आज़ाद करवाना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो ये तभी संभव है जब हम मिलकर के लड़ें। क्योंकि अगर हम मिलकर के लड़ते हैं, हर कोने से अगर लड़ते हैं, तो अंग्रेजों को कहीं से भी सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें लगा कि अगर हम खिलाफत आंदोलन है उसकी सहायता करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए भी उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा जो उनका कारण था वो था अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करना, चाहे वो रोलेट एक्ट हो, चाहे वो करों में वृद्धि हो, तो उसका विरोध करना, उसके लिए भी आंदोलन शुरू किया गया था। चौथा कारण था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज मतलब खुद का राज, सेल्फ रूल। तो एक ये भी मुख्य उद्देश्य था कि ठीक है आप ऊपर की सरकार रखिए, लेकिन जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो इंडियंस के होने चाहिए। तो ये भी हमारी एक मांग थी। तो ये कुछ उद्देश्य थे। उसी उद्देश्य के साथ हमने असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत करते हैं। अब जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत के कारण तो हमने समझ लिया कि क्या क्या कारण थे। पहला कारण था खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए। दूसरा कारण क्या था? दूसरा जो कारण था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तीसरा कारण था अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। और चौथा कारण था स्वराज की प्राप्ति, यानी कि स्वराज की मांग के लिए हमने आंदोलन किया था। इसके पीछे हालांकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में यह डिसीजन लिया गया था। गांधी जी ने बहुत पहले अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। ये 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और यह शासन उसी के ही सहयोग से चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन है वो यहाँ से ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यानी कि गांधी जी के अनुसार कि हम उनको कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तभी तो वो मुट्ठी भर जो अंग्रेज है वो करोड़ों भारतीयों के ऊपर रूल कर पा रहे हैं। अगर हम वो कोऑपरेट करना बंद कर दें तो अंग्रेजों को बोरिया और बिस्तर लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये बहुत पहले ही गांधी जी को लग रहा था कि इस टाइप का एक आंदोलन होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि गांधी जी ने सोचा कि अब सही मौका है, सही अवसर है कि हम इस आंदोलन की शुरुआत करें। तो असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चला और बस, एक लंबा चलना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां हैं वो लौटानी चाहिए, और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए। यानी कि हमें अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगर दमन का रास्ता अपनाएंगे तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, कोई ना कर लो,
कितने के लोगों को जेल में डालोगे। यानी कि ये मुख्य कार्यक्रम था कि हम करेंगे क्या। अब दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और जनवरी 1921 से असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तो पहले ही चल रहा था, लेकिन जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है 1921 से, जनवरी 1921 से। तो जब भी आप लिखोगे तो लिखोगे ये 1920-21, क्योंकि 20 में डिसीजन लिया गया था और शुरुआत हुई थी 1921 से। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसी पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए गए 2 प्रश्न। तो यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त हमें नोट लिखना है। ओके, तो हम कंप्लीट एक नोट लिखेंगे, इसके उद्देश्य क्या थे, कब हुआ, मुख्य नेता कौन से थे, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है, 1919 में होती है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ओटोमन तुर्की की हार के साथ हुई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत की अगर बात करें तो उस वक्त ओटोमन तुर्की है उसकी हार होती है। और इस्लामिक दुनिया के जो आध्यात्मिक प्रमुख थे उस वक्त, मुस्लिम जगत के जो प्रमुख थे वो थे ओटोमन सम्राट, जिनको खलीफा कहा जाता था। ओके, उनके साथ एक कठोर संधि वो लागू कर दी गई थी। अब एक इसके साथ साथ एक अफवाह भी फैल जाती है कि उनके साथ मिसबिहेव यानी कि दुर्व्यवहार किया गया था। अब खलीफा का समर्थन करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा मुस्लिम जो नेता थे, उन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उस आंदोलन को नेतृत्व दिया था और उसे ही हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ओके, तो किसके समर्थन में था, खलीफा के समर्थन में था। ओके, और किसके विरोध में था, ब्रिटिश सरकार के विरोध में था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई थी, बम्बई से शुरुआत हुई थी। मुख्य नेता कौन से, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु जो थे वो मुख्य नेता थे। ओके, ये हो गया हमारा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख हमें करना है। ओके, असहयोग आंदोलन में क्या कुछ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम बताने कि किस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला था। तो हजारों छात्रों ने, जो स्टूडेंट्स थे सबसे पहले, उन्होंने सरकारी नियंत्रण वाले जो स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। यानी किसी के साथ आंदोलन शुरुआत हुआ था। सबसे पहले क्या किया, स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज आना छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया। ओके, इसके साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, इनके साथ जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी स्कूलों से रिजाइन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था और अदालतों का बहिष्कार कर दिया था। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था, यानी कि बॉयकॉट कर दिया था कि हम विदेशी सामान को ना खरीदेंगे ना उनको प्रयोग करेंगे। शराब की दुकानों की तालाबंदी कर दी गई थी, जिसे एक बड़ा टैक्स कर प्राप्त होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। विदेशी कपड़े की होली जलाई थी, यानी कि विदेशी कपड़ा था, पहनना तो दूर, उसको जला दिया गया था बड़े लेवल के ऊपर, और लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया जो भारतीय था। इसके साथ साथ कई स्थानों पर क्या हुआ कि जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने विदेशी वस्तु में व्यापार करने से ही इनकार कर दिया था। यानी ये जो आंदोलन था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, तो उसी नीति के तहत ये आंदोलन आगे बढ़ता। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी कि क्या क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये चैप्टर ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, इस चैप्टर को नहीं देखा है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, क्लास 10 सोशल साइंस का लीडर्स बैच मिलेगा। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। पूरे चैप्टर को 2 वीडियो में डिस्कस किया गया, 2 पार्ट्स में डिस्कस किया गया। 2 घंटे के आसपास का चैप्टर रहेगा, आप एक दिन में इसको निपटा सकते हो। पूरे कंसेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।